नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान वाले चैप्टर के भाग 2 के बारे में। इससे पहले हम एक जो है इसका लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। इसका एक पहला वाला भाग, ये इसका दूसरा भाग है। अगर आपने वो वाला भाग नहीं देखा तो आप जाइए और सबसे पहले वो इसका पहला भाग देखिए ताकि आपको ये वाला भाग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम गंवाए। ऊष्मा बजट के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले ऊष्मा बजट क्या होता है। ऊष्मा बजट का अर्थ ये है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से ऊष्मा की प्राप्ति होती है और फिर पृथ्वी जो है वहाँ से कितनी ऊष्मा वापस विकिरित कर दी जाती है। तो अगर आप बजट कहोगे, क्या बजट कहोगे आप कि भाई जो खर्चे हुए हैं वो और जो प्राप्तियाँ हुई है वो, तो वही प्राप्तियाँ तो सूर्य की कितनी हुई है, इसको जो सूर्य ताप है उसकी ऊष्मा की, और कितना इसका खर्चा हुआ है, यानी कितना उसने जो ताप है वो वापस विकिरित कर दिया है। यही है ऊष्मा का बजट। और ये ऊष्मा बजट इस प्रकार से बना रहता है कि पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्म होती है। इसका कुछ भाग तो कल के लेक्चर में भी ऑलरेडी हम जान चुके हैं। देखिए, होता यह है कि वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है उस पर मान लो अगर सूर्य ताप जो है वो 100% है, तो 100% में से देखिए क्या होता है, केवल 35% जो 65% इकाइयाँ जो है ना वही अपने यहाँ पर आ पाती है। इसमें से क्या होता है कि जो 35 इकाइयाँ जो है यानी 35% तो वो धरातल पर आने से पहले अंतरिक्ष में ही परावर्तित हो जाता है। इसमें देखिए 27%, 2% अलग अलग बता रखा है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, है ना। यानी कि आप बताइए, सोचिए कि पूरा जो है धरती पर 100% के 100% सूर्य ताप पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ परसेंट तो देखिए बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ जो है बादलों के द्वारा, जैसे कि नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मैंने बताया था, तो वो नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड थोड़े चमकदार होते हैं तो उन क्लाउड से टकरा के वापस जो है चले जाते हैं। कुछ जो है बर्फ़ वगैरह से टकरा कर वापस चली जाती है जिसे अल्बिडो कहा जाता है ना। इस प्रकार से अलग अलग से टकरा कर वो चली जाती है जो सूर्य की ताप है वो वापस पृथ्वी से, और पृथ्वी पर मात्र जो है आप कहोगे सिर्फ 65% के आसपास पहुंच पाता है। और उसका संतुलन किस प्रकार से बना रहता है, वही होता है ऊष्मा बजट। ये चित्र भी यहाँ पर बना के दिखाया गया है। और जो सौर विकिरण जो है पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस ऊपर चला जाता है उसे कहा जाता है एल्बिडो, है ना। समझ में आ रहा है आपको बात। जैसे कि यहाँ समझिए, यह है अपना सूर्य, ठीक है, और ये यहाँ से सूर्य की तरंगे जो प्रकाश किरणें आ रही है, जो सूर्य का विकिरण आ रहा है, ये पृथ्वी के धरातल से टकराता है और टकराकर वापस ये चला जाता है ना। इसे कहा जाता है, टकराते ही वापस चला गया, इसे कहा जाता है एल्बिडो। और पृथ्वी क्या करती है, ये इनको सोखती है और पृथ्वी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में पृथ्वी खुद एक जो है पिंड के एक तरंगों को विकिरित करने वाले पिंड के रूप में कार्य करने लगती है। और फिर इनको अवशोषित करने के बाद में अगर पृथ्वी परावर्तित करती है तो उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। दोनों में आप डिफरेंस याद रखना, है ना। पार्थिव विकिरण से कहा जाता है, तो ये होता है एल्बिडो। और एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका होता है, एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है बर्फ़ का, जो सफ़ेद चीज़ होती है ना उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपको क्रोनो इसमें पूछने के लिए बोल दे कि आप जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है बर्फ़ का। सबसे ज़्यादा एल्बिडो जो है वो बर्फ़ का होता है। क्या लिख दिया मैंने, सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है बर्फ़ का, है ना। उसके बाद में जो मरुस्थल होता है ना, मरुस्थलों का उसके बाद एल्बिडो होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो घास की भूमियाँ होती हैं उनका होता है। उसके बाद में देखिए अगर आए तो आप कहते हैं कि जो फसलें होती हैं ना, फसलें, उनका होता है, यानी जिन्हें क्रॉप्स कहा जाता है, उनका एल्बिडो होता है। अगर आपको पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है बर्फ़ का। बर्फ़ से टकरा के सबसे ज़्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश वापस लौट जाता है ना। यही है एल्बिडो। इसमें से देखिए बहुत सारा ये आपको ये कैलकुलेशन दे रखी है, ये कैलकुलेशन आपको याद रखने वाली बातें नहीं है। और प्रथम अगर देखिए वही लिखा हुआ है कि प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित कर ली जाती है, और 14 वायुमंडल में, बाद में 51 पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। ये सब चीज़ें आपको इतनी याद रखने वाली बात नहीं है ना। आपको वही समझना है। ये सौर विकिरण, ये है पार्थिव विकिरण। ये चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें से देखिए ये जो 65 इकाइयाँ पृथ्वी को प्राप्त होती है, वो 65 इकाइयाँ अलग अलग रूप से वापस विकिरित कर दी जाती है, और इस प्रकार से
जो ऊष्मा का संतुलन पृथ्वी पर बना रहता है जो सूर्य से प्राप्त होती है, इसे ही ऊष्मा बजट कहा जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। अगर पृथ्वी की सतह पर हम कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता देख लें कि अलग अलग जगह पर ऊष्मा के बजट में भी भिन्नता होती है। हाँ, जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि अलग अलग जगह पर का तापमान जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्रकार से ऊष्मा की प्राप्ति होती है सूर्य की। ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो विकिरण प्राप्ति की मात्रा वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। कहीं स्थानों पर जो है वो अधिशेष में होता है, कहीं कहीं पर वो जो है डेफिसिट में होता है ना। तो आप सोचिए कि अधिशेष कहाँ पर होगा। अधिशेष होगा जो आप कहोगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, सॉरी सागरीय क्या, जो विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, जो ट्रॉपिक्स है, वहाँ पर तो जो सूर्य ताप है उसका सरप्लस रहेगा, अतिरेक रहेगा। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है और जो आप कहोगे कि मध्य अक्षांश हो गए, वहाँ पर क्या होगा, उच्च अक्षांशों में वहाँ पर डेफिसिट पाया जाता है। किसका? सूर्य ताप का वहाँ पर, या ऊष्मा का वहाँ पर डेफिसिट पाया जाता है। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है। ठीक है, परंतु बाद में क्या होता है, ये पवनों के द्वारा, महासागरीय धाराओं के द्वारा ये जो है इसका संतुलन बना रहता है कि यहाँ की ऊष्मा वहाँ चली जाती है और वहाँ की ठंडी इधर आ जाती है। इसी प्रकार से पृथ्वी ना तो एकदम पूरी गर्म होती है और ना ही ध्रुव एकदम पूरे ठंडे रहते हैं। मैंने जब आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होती है उसके द्वारा जो नॉर्वे के आसपास के पोर्ट हैं, नार्विक और हेमर्सफेस्ट है ना, और मरमस्क जो रशिया का पोर्ट था, वो वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी वहाँ पर वो जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते? क्योंकि वहाँ पर उस जो गल्फ स्ट्रीम होती है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, उसकी गर्म धारा के द्वारा वहाँ पर जो है ऊष्मा का आपके वितरण होता रहता है ना। इस प्रकार से शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में अधिक रहता है। तो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश जो है वहाँ तक ऊष्मा का अधिशेष होता है, परंतु ध्रुवीय प्रदेशों में इसकी कमी पाई जाती है ना। कमी पाई जाएगी क्योंकि वहाँ पर ठंड बनी रहती है, सूर्य की किरणें वहाँ पर तीखी पड़ती है। इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा जो है वो ध्रुवों की ओर पूर्व वितरण उसका होता रहता है पवनों के द्वारा और महासागरीय धाराओं के द्वारा। इसी के फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत गर्म नहीं होते और न ही उच्च अक्षांश है वहाँ पर पूरी तरीके से वो जमे हुए नहीं रहते हैं, इसी वजह से, है ना। फिर अगर देखा जाए तो तापमान के बारे में हम डिस्कस कर लें कि वायुमंडल और उसका जो भूपृष्ठ है उसके साथ सूर्य ताप की जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके द्वारा ऊष्मा तापमान के रूप में जिसे मापा जाता है। और जहाँ ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं पर तापमान क्या होता है, किसी पदार्थ का गर्म और ठंडा होने को दर्शाता है ना। ऊष्मा तो मतलब हीट का मतलब हो गया कि जो अणु जो है वो किस प्रकार गति करते हैं, वो हो गया हीट। मगर तापमान क्या है ना, टेम्परेचर जिसे कहें तो किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का ठंडा या गर्म होने को दर्शाता है, वही तो होता है तापमान, वही है। अब तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम देख लें कि तापमान के वितरण को कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, कि कौन सी जगह पर ज़्यादा होगा, कौन सी जगह पर तापमान कम होगा, इसको प्रभावित कौन करेगा। वहीं जो कल के लेक्चर में हमने देखा था अक्षांश वगैरह हो गया वो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा अक्षांश की जो भी स्थान है वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये डिसाइड करता है वहाँ का अक्षांश। अगर वो निम्न अक्षांश है या ट्रॉपिक्स के अंदर है, उष्णकटिबंधों के अंदर है, तो वहाँ पर तापमान अधिक होगा। और अगर वहाँ से अगर ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर सीधी ना पड़कर तिरछी पड़ती है। ठीक है, फिर समुद्र तल से उत्तुंगता का मतलब हो गया ऊंचाई, कि समुद्र तट से अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, समुद्र तल के से अगर ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल कैसे गर्म होता है, पृथ्वी के पार्थिव विकिरण से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, यानी कि नीचे गर्म फिर उससे कम 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 करते करते, और वैसे भी हमने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये वाला दूसरा वाला समझ गया। अब देखिए समुद्र से दूरी, तो समुद्र के आसपास में क्या होता है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि धरातल और जो महासागर होते हैं उनके बीच में ये होता है कि उनकी गुप्त ऊष्मा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसमें फ़र्क होता है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धरातल की विशिष्ट ऊष्मा से ज़्यादा होती है, इसलिए जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक सम मौसम बना रहता है, थोड़ा सा
आप कहोगे ज़्यादा गर्मी या ठंडी वहाँ पर नहीं होती है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। मगर धरातल में क्या होता है, अगर जैसे जैसे सूर्य से जैसे जैसे समुद्र से दूर होता जाएगा वैसा वैसे महाद्वीपीय प्रभाव आता जाएगा, और महाद्वीप जो होते हैं वो जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए महासागर से दूरी होती है वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अगर महासागर के पास में है तो वहाँ का तापमान जो है एक समान सा बना रहता है ना, क्योंकि स्थल समीर और समुद्री समीर वहाँ पर चलती रहती है। ये समीर क्या होती है उनके बारे में भी हम जानेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक। फिर वायु संहतियों का परिसंचरण। वायु संहतियाँ क्या होती है, जिस प्रकार से जल की धाराएं होती है उसी प्रकार से वायु संहतियाँ भी होती हैं। कुछ वायु संहतियाँ गर्म होती है, कुछ वायु संहतियाँ ठंडी होती है। वायु संहति का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र पर जो हवा होती है, पवन, बहुत ज़्यादा समय पर रहने के वजह से उसी क्षेत्र का गुण और वो धारण कर लेती है, वो कि वो क्षेत्र अगर ठंडा है तो ठंडा गुण धारण कर लेगी। उसी प्रकार से अगर एक वायु जो है, अगर बहुत सारी वायु उस क्षेत्र का अगर गुण धारण कर ले तो उसे वायु संहति कह देते हैं। तो वही वायु संहति अगर ठंडी है और वो जिस क्षेत्र में चलेगी वहाँ का तापमान ठंडा कर देगी, और अगर गर्म है तो जिस क्षेत्र में जाएगी उस तक का तापमान गर्म कर देगी। समझ रहे हैं ना आप, तो ये वायु संहति इस प्रकार से। फिर कोष्ण और ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गल्फ स्ट्रीम और जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वो देखिए कहाँ, नॉर्वे में नार्विक और हैमरफेस्ट नाम के बंदरगाह जो होते हैं वो भी शीत ऋतु में भी, धुर ठंडों में भी वो देखिए एकदम वहाँ पर जमते नहीं है। क्यों नहीं जमते, इसीलिए नहीं जमते वो क्योंकि वहाँ पर गर्म जलधाराएँ उसको गर्म कर देती है, और ठंडी जलधाराएँ जैसे पेरू की जलधारा हमने देखा कि पेरू के तट पर ठंडा मौसम वहाँ पर बना देती है, ये हमने देखा। कुछ स्थानीय कारक भी होते हैं कि किस प्रकार से, अगर पहाड़ है तो वैली वाले क्षेत्र में ठंड रहेगी, ऊंचाई है तो वहाँ पर भी ठंड रह जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर विषुवत रेखा के पास में भी कोई स्थान है मगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, पर्वत है, तो वहाँ पर एकदम ठंड बनी रहेगी, बर्फ़ तक जमने लगेगी, है ना। जैसे इथियोपिया है, इथियोपिया देखिए कहाँ पर पड़ता है, ट्रॉपिक्स के पास में पड़ता है, उष्ण कटिबंधों में, मगर फिर भी वहाँ पर इथियोपियन हाईलैंड्स है, वहाँ पर बर्फ़ जमती है। ये स्थानीय कारक हो गए, है ना। यही सब चीज़ें जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं किसको, पृथ्वी के तापमान को। यही चीज़ें देखिए यहाँ पर सारी दी हुई है, अक्षांशों के बारे में, उत्तुंगता के बारे में, एल्टीट्यूड होता है ना। और फिर देखिए समुद्र से दूरी में भी मैंने आपको बता दिया। फिर यह वायु संहतियाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये ठंडी वायु संहतियाँ हैं, अगर इस क्षेत्र में आएगी तो उसको ठंडा बना देगी। ये गर्म वायु संहतियाँ हैं, यहाँ से अगर यहाँ पर आएगी तो ये गर्म पूरा यहाँ पर कर देगी, है ना। इसी प्रकार से जो महासागरीय धाराएं जो है उनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता दिया है। देखिए यही फ़ायदा है, अगर शुरू से आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको चीज़ें याद रहती रहेंगी। जैसे मैंने आपको महासागरीय धाराओं का बात बताई होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा, हाँ सर ने आप एक बार बताया था कि जहाँ से गर्म पहुँचेगी वहाँ गर्म, जहाँ ठंडी जाएगी वहाँ ठंडा कर देगी, ठीक है। अब अगर हम तापमान का वितरण देख लें तो देखिए, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इसमें तो दिया तो बहुत कुछ है, वो ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहोगे सर कि नहीं पढ़ना तो आपने इतना सारा दिया क्यों, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इतना सारा मत पढ़ो, ये फालतू की चीज़ें मत पढ़ो यहाँ पर। इसमें आपको यही तापमान के वितरण में है कि देखिए सामान्यतः तापमान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग होता है, और महाद्वीपों पर वो तापमान ज़्यादा होता है महासागरों की अपेक्षा। अगर आप देखो कि उसी अक्षांश पर महाद्वीपों का तापमान ज़्यादा होगा और महासागरों का तापमान कम होगा, है ना। अगर जनवरी में आप देखिए कि महासागरों, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होने पर भी देखिए यहाँ नीचे अगर बना हुआ है इसका मतलब तापमान कम है, परंतु महासागरों पर देखिए ऊपर बना हुआ है, महासागरों में तापमान ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि महासागर और महाद्वीपों के बारे में जो प्रभाव होता है मैंने आपको बता दिया। महासागर धीरे धीरे ठंडे गर्म होते हैं और महाद्वीप जल्दी ठंडे गर्म हो जाते हैं, है ना। इसलिए उसी अक्षांश पर महासागरों में देखिए तापमान ज़्यादा है और महाद्वीपों में तापमान कम पाया जाता है। ये जनवरी की बात होगी, और ऐसा ही सेम टू सेम अगर देखा जाए तो वो जुलाई में पाया जाएगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा जनवरी और जुलाई में बताओ। यहाँ से आपको सिर्फ इतनी याद रख लेना है कि महासागर जो है वहाँ पर तापमान सामान्यतः गर्म होगा उत्तरी गोलार्ध में, और महाद्वीपों में तापमान जो है वहाँ पर कम होगा, या अगर ठंडियाँ हैं तो कम होगा और गर्मियाँ तो वहाँ पर ज़्यादा होगा। और वहीं देखिए है यहाँ पर कि महाद्वीपों के पर दक्षिण की और विचलित हो जाती है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर पर यह देखा जाता है कि जो कोष्ण महासागरीय धाराएं हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से अटलांटिक महासागर अधिक गर्म बना हुआ होता है, परंतु जो है उसी अक्षांश पर हम देखेंगे तो महाद्वीप ठंडे नजर आएंगे आपको, है ना। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये यहाँ पर जुलाई का आपको दिखाया गया है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यही आपको देखिए साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है, और वही आपको कंपैरिजन करके यहाँ पर
दिया गया है, जो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मैंने जो आपको बताया ना कि किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों में ये महाद्वीप प्रभाव के कारण ये सब अंतर आता है। इसका देखिए ये इसका मुख्य कारण क्या है, महाद्वीपीयता यानी कॉन्टिनेंटलिटी इसका मुख्य कारण माना जाता है ना। अब एक यहाँ से एक मेन टॉपिक आता है, वो आता है तापमान का व्युत्क्रमण। जैसे हमने देखा तापमान का व्युत्क्रमण का मतलब क्या हुआ, सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तापमान जो है उसमें कमी आती जाएगी। अगर ये हाइट है यहाँ पर और ये अगर टेम्परेचर है, यहाँ पर हाइट है और यहाँ पर अगर टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में तो तापमान में कमी आती जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म किससे होता है, पार्थिव विकिरण से होता है, ना कि प्रवेशी सौर विकिरण से, है ना। ये समझ में आ गया आपको बात। अब देखिए मगर अगर इसका उल्टा हो जाए कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ने लगे तो इसे तापमान का हम व्युत्क्रमण कह देते हैं। तो जो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में परिवर्तन जो कमी आती है उसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु अगर वही ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में अगर वृद्धि होती रहे तो उसे तापमान का व्युत्क्रमण होना कह देते हैं। इसके देखिए दो मुख्य क्षेत्र इसके माने जाते हैं। एक तो क्या होगा, एक तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए। मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पर अगर शांत लंबी रातें हों, मरुस्थलीय क्षेत्र हो और वहाँ पर शांत हो यानी पवन ज़्यादा नहीं चल रही हो और लंबी रातें हों। अब वहाँ पर क्या होगा कि दिन में सूर्य से पृथ्वी ने जो भी विकिरण ग्रहण किया था, अब पार्थिव विकिरण के रूप में वो इसको वापस वायुमंडल में विकिरित करना शुरू करेगी। अब मरुस्थलीय क्षेत्र है, आसमान जो है यहाँ पर एकदम साफ है, कोई बादल यहाँ पर नहीं है, कोई बादल नहीं होगा तो इस विकिरण को सोकर वापस बाहर पृथ्वी की तरफ लौटाने वाला कोई वहाँ पर माध्यम नहीं है, इसलिए पृथ्वी का सारा विकिरण जो है वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। और होगा क्या, पृथ्वी का जो ये क्षेत्र है ये तो हो जाएगा पृथ्वी के पास वाला ठंडा, क्योंकि पूरा तापमान तो पृथ्वी का चला गया है, और पृथ्वी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो ये तापमान का व्युत्क्रमण हुआ कि नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि नीचे जो है पृथ्वी के पास में वो तापमान ज़्यादा होता है और ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, परंतु अब देखिए नीचे तापमान जो है वहाँ पर कमी आ गई, क्योंकि पृथ्वी का जो जब लंबी रातें हैं, साफ आसमान है, तो पृथ्वी का सारा विकिरण जो है वो ऊपर की ओर चला गया और उसके जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो तो हो गया गर्म, और पृथ्वी का नीचे का जो पृथ्वी से लगा हुआ भाग है वो हो गया ठंडा, इसलिए ये हो गया तापमान व्युत्क्रमण। और ये कहाँ होगा, शांत सर्दियों की शांत और लंबी रातें हों और मरुस्थलीय क्षेत्र हो जिसमें साफ एकदम आसमान हो, यहाँ पर एक तो ये होता है। दूसरी बात, एक जगह कौन सी जगह होगा ये, एक होगा ये घाटियों में, घाटियों में ये होता है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, काफ़ी सामान्य ये घटना देखी जा सकती है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात और शांत वायु, मेघ विहीन मतलब बादल नहीं होने चाहिए और लंबी रात होनी चाहिए और शांत जो है वो वायु हो, तो ये आदर्श दशाएं होती है तापमान के व्युत्क्रमण के लिए। और दिन में जो प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडा हो जाता है सुबह तक आते आते, क्योंकि रात में सारी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी विकिरित कर देगी और ऊपर से वापस बादल है नहीं टकरा के वापस विकिरित करने के लिए, इसलिए देखिए ये व्युत्क्रमण का क्षेत्र होता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सामान्यतः तापमान व्युत्क्रमण ही रहता है वर्ष भर ही। ये एक सेंटेंस याद रखना ये वाला, कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सामान्यतः वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर साफ एकदम आसमान होता है, तो जो रात को विकिरित करेगी पृथ्वी सूर्य से जो भी ऊष्मा ग्रहण करी थी, तो वो लौटाने वाला वापस कोई नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति बनी रहती है ना। और तापमान व्युत्क्रमण की वजह से क्या होता है, इसे स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, स्टेबिलिटी होती है। देखिए ज्योग्राफी में स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी दो टर्म है, एक होता है स्टेबिलिटी। अब सामान्यतः तो स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ है, मगर ज्योग्राफी के टर्म में स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ नहीं है। स्टेबिलिटी में क्या होगा, अब यहाँ पर होता क्या है, जब तापमान व्युत्क्रमण होगा तो यहाँ से पवनें जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तो वहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो
संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर वर्षा भी नहीं होगी। वर्षा अगर नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रहा है, तो वो स्टेबिलिटी वाला है। और सामान्य में क्या होता है कि तापमान से ऊपर उठ के जा रही है पवनें संवहनीय धाराओं के रूप में, और वहाँ पर बादल बन रहे हैं, संघनन हो रहा है और बारिश हो रही है, तो ये होता है इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन। तो जब तापमान व्युत्क्रमण होगा तो स्टेबिलिटी की सिचुएशन वहाँ पर होगी, स्थिरता का बढ़ाव देता है, इसलिए वहाँ पर वर्षा वगैरह नहीं होगी। परंतु यहाँ से होता क्या है, जो भी धूल कण और दो धुआं के कण हैं वो नीचे की तरफ एकत्रित हो जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ही क्या बनता है, जिसकी वजह से कोहरा का निर्माण होता है ना। कोहरे का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के पास वाला जो है ना, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा, सॉरी ये वाला क्षेत्र गर्म होता है और पृथ्वी के से लगता हुआ वाला जो क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उस जो भी धूल कण वगैरह होते हैं उस पर जो आर्द्रता होती है वो वहाँ पर उस पर जम जाती है और वही कोहरे के रूप में नजर आती है। और वो कोहरा तभी तक रहता है जब तक सूर्य नहीं आ जाता। जैसे सूर्य आएगा तो वही वापस तापमान व्युत्क्रमण की समस्या समाप्त हो जाएगी और वही वापस तापमान जो है वो शुरू हो जाएगा। नीचे का तापमान पृथ्वी का ज़्यादा, ऊपर का तापमान कम, इसलिए कोहरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब संघनन किस पे होगा, है ना। संघनन कब होगा, जब इस वायु जो वायु है उसका तापमान आसमान के तापमान से कम हो जाएगा, तभी तो होएगा, जैसे तभी तो उसका संघनन हो जाएगा। अगर आसपास के तापमान से वायु का तापमान जो है, आर्द्रता वाली वायु का तापमान ज़्यादा है तो फिर वो तो ऊपर की ओर जाती जाएगी, है ना। ये और ये सामान्यतः सर्दियों में होता है। सर्दियों में सुबह के समय ये घने कोहरे की समस्या, ये जो घटना है वो आमतौर पर देखी जा सकती है। और जैसे सूर्य ऊपर की ओर चढ़ेगा ये समस्या समाप्त हो जाती है कोहरे की, है ना। देखिए अगर कोई तापमान इन्वर्जन नहीं है तो क्या होगा, ये वार्मर एयर है, ये वार्मर एयर ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर जाकर ये ठंडी यहाँ पर एयर है, बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद में यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, है ना। और अगर ये देखिए तापमान इन्वर्जन हो रहा है, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमण हो रहा है तो ये ठंडी वाली हवा है। ये ठंडी वाली हवा ऊपर की तरफ, देखिए नीचे ठंडी है ऊपर, और ऊपर क्या है, गर्म हवा है। समझ रहे हैं बात। पृथ्वी से जो थोड़े ऊपर है वो तो गर्म ही रहेगी, पृथ्वी के आसपास वाली तो एकदम ठंडी होगी। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर पोल्यूशन का निर्माण हो जाएगा। पोल्यूशन है ना, पृथ्वी के आसपास जो पोल्यूशन, जो भी धूलकण वगैरह है उन पर जो जल वाष्प है वो सब जम जाएगा और जो भी प्रदूषण के वो घटक है वहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए वहाँ पर प्रदूषण की समस्या होती है। इसीलिए इस तापमान व्युत्क्रमण की वजह से ही ये कोहरा बनता है। और दूसरा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर तापमान व्युत्क्रमण की समस्या होती है, वो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, घाटी वाले क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर दिन और रात की समस्या जो सिचुएशन दिखाई गई है, दिन में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की वजह से ये घाटी गर्म होती है। घाटी गर्म होने पर यहाँ की जो गर्म हवा है, जैसे कोई हवा गर्म होती है, पवन गर्म होती है, तो गर्म होकर वो ऊपर की ओर उठेगी और उसके स्थान घेरने के लिए उसकी ठंडी वायु नीचे की तरफ आएगी। इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर तरफ जाकर अगर उसमें आर्द्रता है तो वहाँ जाकर वो बारिश करेगी, है ना, संघनन होगा, बादल बनेंगे वो। परंतु रात में क्या होता है कि सूर्य, ये पृथ्वी के द्वारा इसकी ऊष्मा तो विकिरित कर दी जाती है, ये सूर्य के द्वारा, ये पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा विकिरित कर दी गई, है ना। और ढलान के साथ साथ जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वायु है वो ठंडी वायु जो है वो नीचे की तरफ आने लगती है। समझ रहे हैं आप बात। क्योंकि ठंडी वायु जो है वो कभी भी उसका घनत्व तो ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। तो ठंडी वायु जो है वो नीचे की तरफ आने लगती है उतरकर घाटी से, और यहाँ पर भी तापमान इन्वर्जन की समस्या, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण की समस्या यहाँ पर भी पैदा हो जाती है ना। ये एकदम जल के जैसे व्यवहार करने लगती है वायु, इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, ठंडी होती है तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। समझिए आप बात। यहाँ पर देखिए, ये जब नीचे आएगी तो नीचे आने की वजह से यहाँ पर अगर ठंड होगी तो उस ठंड से रक्षा करती है, पाले से रक्षा करती है ये पौधों की। कौन? यही जो तापमान व्युत्क्रमण होता है ये पौधों की रक्षा करता है पाले से, जो घाटी क्षेत्र है उसमें। तो दो हमने देख लिया, एक तो घाटी क्षेत्र में तापमान व्युत्क्रमण होता है, एक हमने देख लिया कि ध्रुवीय प्रदेशों में तो वर्ष भर रहता है, और साथ ही साथ अगर शांत वायु रहे और लंबे मेघ विहीन लंबी रातें रहें तो वो वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर तापमान का व्युत्क्रमण होता है। तापमान व्युत्क्रमण से क्या होगा? तापमान व्युत्क्रमण से देखिए कोहरे का निर्माण होगा एक तो, है ना। तो कोहरे की समस्या अगर पूछे कि तापमान व्युत्क्रमण के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, फ़ायदा तो ये हो गया कि इससे जो ओस वगैरह बन रही है वो ओस क्या कर देगी, वो फसलों को लाभदायक होती है, फसलों के लिए वो आर्द्रता उनको प्रदान करती है। और नुकसान कहे तो इससे जो कोहरा वगैरह बनता है, जो स्मॉग वगैरह बनता है,
उसके वो नुकसान है, क्योंकि वहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक, एक तो फॉग होता है, एक होता है स्मोक। इसे आप इंग्लिश में ही समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम से पूछे जाएंगे, मेंस में पूछने की इसको संभावना कम है। अब एक तो होता है फॉग, एक होता है स्मोग, ठीक है ना। फॉग का मतलब क्या हो गया, फॉग तो देखिए नेचुरल बनती है। फॉग कैसे बनेगी कि संघनन होगा, है ना। संघनन होने के बाद में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो जल की बूंदें होती है वो ग्रहण वो बनती है, और जल की बूंदें छोटी छोटी बन बन के फिर देखिए वो वहाँ पर उसमें आर्द्रता होती है। आर्द्रता होने के बाद में वो धुंध के रूप में हमें नज़र आती है। ये नेचुरली होता है, पहाड़ों में होता है, सब जगह होता है ना। वो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली समस्या ये सब उसकी वजह से होता है। परंतु जो स्मोग है, ये स्मोग जो है वो कैसे बनती है, अगर इसी फॉग में अगर पोल्यूटेंट्स जो है वो ऐड हो जाए, है ना, कि ये जो फॉग था इसके अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस प्रकार से उसमें मिल जाएं, तो उनकी मिलने की वजह से ही स्मोक का निर्माण होता है। जो फॉग होती है ना वो हार्मफुल नहीं होती है, वो नॉर्मल नेचुरल उसमें जल होता है और कुछ नहीं होता। परंतु जो स्मोक होती है ना ये हार्मफुल होती है, ये नुकसानदायक होती है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रदूषक शामिल होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये हमने देख लिया फॉग और स्मोक। फॉग कहाँ होगा, नॉर्मली ये जहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन वाली समस्या पाई जाती है वहाँ पर ये होगा। पहाड़ों वगैरह में आपने देखा ही होगा कि फॉग नॉर्मली बनता ही रहता है। सर्दियों में हमने अपने यहाँ आसपास भी देखा होगा। स्मोक मतलब जहाँ शहर वगैरह है, जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ बनेगा। अब फॉग और स्मोक तो हो गया, एक स्मोक और होता है फोटोकेमिकल स्मोक। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है कि जो स्मोक था ऑलरेडी, स्मोक में क्या था कि जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं फॉग के अंदर, उसमें अगर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, और साथ ही साथ उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाए, है ना, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, और साथ ही साथ सनलाइट अगर उसमें मिल जाए, सूर्य की जो विकिरण होता है वो मिल जाए, तब निर्माण होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, है ना। अब आप कहोगे सर ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप में माने जाते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये बनते हैं। ओजोन हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, ये होती है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब चीज़ें आकर अगर मिल जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ, और साथ ही साथ सूर्य का तापमान इसमें मिल जाए, तो क्या बनता है, सल्फर फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। तो देखिए फॉग और स्मोग तो कहीं पे भी बन जाएगी। स्मोक तो जहाँ बनेगी जहाँ गर्म ठंडी वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर स्मोक बनेगी। परंतु ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ना, यहाँ पर सूर्य का तापमान उसमें मिलना जरूरी है, तभी तो फोटोकेमिकल, फोटो आ रहा है ना, फोटो मतलब सूर्य का तापमान, तो सूर्य का प्रकाश इसमें मिलेगा तभी फोटोकेमिकल स्मोक बनेगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मिल जाए ना, तो वो क्या बना देता है, वो बन जाएगा अपना फोटोकेमिकल स्मोक, है ना। इसके बारे में देखिए यहाँ पर भी अच्छे खासा दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए सोलर रेडिएशन तो मिल ही रहे, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर मिल गए, और यहाँ पर देखिए ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे। ये देखिए एल्डिहाइड्स हो गया, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हो गया, जल अगर मिल जाए, मोलिकुलर ऑक्सीजन मिल जाए, ओजोन मिल जाए, हाइड्रोकार्बन्स मिल गया, एटॉमिक ऑक्सीजन, तमाम चीज़ें, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाए, तमाम चीज़ें अगर मिल जाए तो फिर फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है। याद रखिए लेना ये कंसेप्ट भी है ना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि फोटोकेमिकल स्मोक का एक प्रकार है जो जब उत्पन्न होता है जब सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश आता है और वायुमंडल के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो एक साथ अगर मिल जाए तब इसका निर्माण होता है। ये कब होगा, ये भूरी धुंध के रूप में दिखाई देता है और सुबह और दोपहर के दौरान ये सबसे प्रमुखतया होता है, खासकर घनी आबादी वाले गर्म शहरों में। ये गर्म शहर है ना, ये इस पर गांठ बांध लेना, गर्म वाली चीज़ें याद रखना इसमें, ठीक है। और प्रतिदिन इस धुंध का अनुभव करते हैं, जैसे लॉस एंजलिस हो गया, सिडनी हो गया, मैक्सिको सिटी, बीजिंग वगैरह हो गया, ये इसका निर्माण करते हैं। साथ साथ इनका निर्माण फिर कैसे होता है, वही प्रदूषक इसमें आके मिल जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सब चीज़ें, है ना, उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी चीज़ें जान लिए कि किस प्रकार से ऊष्मा बजट होता है, और फिर ऊष्मा बजट के बाद में तापमान हमने देखा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिए, और फिर उसके बाद में हमने देख लिया टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान व्युत्क्रमण। तापमान व्युत्क्रमण का कंसेप्ट याद रखना, यूपीएससी ने एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन इस पर पूछ लिया था। अब 5 नंबर का क्वेश्चन तो यूपीएससी नहीं पूछती, मगर प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है ना।
और यूपीएससी ने पूछा भी है उस पर। और बाद में हमने देखे फॉग क्या होता है, स्मोक क्या होता है और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है और आगे भी पूछ सकती है, इसलिए इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी रखना, याद रखना इन सब चीज़ों को। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा चैनल जो है टेलीग्राम पे उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।